Assalamu alaikum, this is Mueed Pirzada. This is a totally unplanned vlog. आप में से कुछ लोग सुन चुके होंगे, बहुत से लोगों को शायद अभी पता ना हो कि गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब ने, जो पीएमएलएन के हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर, पीएमएलक्यू पीटीआई के चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब परवेज इलाही साहब को अब से थोड़ी देर पहले, कोई आधा घंटा पहले डी नोटिफाई कर दिया है। ये नोटिफिकेशन उन्होंने संभाल के रखा और आधी रात के बाद जब सारा मुल्क सो चुका था, उस वक्त एक शब खून के तौर पर इसे गवर्नर पंजाब के ट्विटर हैंडल से रिलीज किया गया। इस पे फौरी तौर पर इसको चीफ सेक्रेटरी को मार्क किया गया नजर आता है और यूं एक बड़ा क्लैंडस्टाइन पॉलिटिकल मूव की गई, जो क्लियरली मैलाफाइड मूव है। सारा दिन मीडिया को, ज़राए इब्लाग को ये तासुर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर को डी नोटिफाई करने से चीफ मिनिस्टर को रोक दिया है। अगर आप में से कुछ लोगों ने साबिर शाकिर साहब का वीलॉग देखा हो, जो बरतानिया से करते हैं, तो उन्होंने ज़राए को कोट करके इस हद तक कहा, इस हद तक यानी डिसइंफॉर्मेशन मचाई गई, जो कि साबिर शाकिर साहब के वीलॉग से बिल्कुल वाजे थी, जब उन्होंने कहा कि सोर्सेज ने बताया कि गवर्नर पंजाब जो हैं, उन्होंने जब कंसल्टेशन की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्हें बताया गया कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, परवेज इलाही को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। उसकी वजूहत बड़ी क्लियर थी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आवाम का, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने की। और इस केस में जिस चीज़ को बुनियाद बनाया है, मैं भी आपको उनका दिखाता भी हूँ, गवर्नर का जो नोटिफिकेशन, डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है, वो उन्होंने ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके अंदर गवर्नर ने जिसको बेसिस बनाया है कि स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट नहीं करवाया और 4 बजे तक उनको ये वोट ले लेना चाहिए था, वो वोट चूंकि नहीं हुआ, इसलिए उसको बेस बना के चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया गया। कानूनी तौर पर अगर बाकी सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर भी दें, तो ये पहले तो इस चीज़ को लीगली डिसाइड होना था किसी अदालत में कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो सेशन नहीं बुलाया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कराया, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गवर्नर के ऑर्डर या गवर्नर के मुरासले को इग्नोर कर दिया था। उन्होंने गवर्नर के मुरासले को एज एन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पंजाब असेंबली ड्यूली कंसिडर किया, और कंसिडर करने के बाद 2 पेज का एक बड़ा रीजन उन्होंने जजमेंट लिखी, जिसको स्पीकर की रूलिंग कहते हैं, जो अपने चेंबर से लिख के उन्होंने गवर्नर साहब को वापस भेजी कोई 24-36 घंटे पहले, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि चूंकि सेशन पंजाब असेंबली का चल रहा है, जब तक ये सेशन खत्म नहीं होता, प्रोरोग नहीं होता, इसको प्रोरोग सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं। ये सेशन स्पीकर ने ही अक्टूबर के आखिर में बुलाया था, तो जब तक एक सेशन खत्म नहीं होता, तभी एक नया स्पेसिफिक अलग से सेपरेट सेशन जो है वो कॉल कर सकते हैं गवर्नर। चूंकि अभी वो सेशन कॉल नहीं हो सकता, इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसका सेशन स्पीकर नहीं बुला सकते। वैसे भी गवर्नर के पास कोई वजूहात है ही नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगने की चीफ मिनिस्टर से थी, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो चीफ मिनिस्टर से गवर्नर तब मांगे जब एक हाउस के सेशन में कई दिनों से गवर्नर साफ नजर आ रहा हो कि चीफ मिनिस्टर जो है उसके पास अक्सरियत नहीं है, वहां पर एक रिबेलियन हो, उसकी अपनी पार्टी, उसकी कैबिनेट टूट चुकी हो, उसकी पार्टी उसका साथ छोड़ चुकी हो। जैसा कि हाल ही में गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में आपने देखा कि बरतानिया के अंदर 3 जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये के बाद दीगरे, जैसे बोरिस जॉनसन हैं, उससे पहले और खातून थी, फिर एक और अभी थी, तेरेसा मे थी, तो उन सबको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर फूट पड़ गई थी। उनकी अपनी पार्टी जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी थी, वहां से लोग जो है मसलसल उनको छोड़ रहे थे, मसलसल एक डिबेट हो रही थी। यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल थी नहीं जिसकी बेसिस पे गवर्नर कभी भी चीफ मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो गवर्नर ने जो कुछ भी किया है वो सरासर उन्होंने गैर कानूनी किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है। अब इसका पहला पहलू तो यह है कि गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया है परवेज इलाही को एज ए चीफ मिनिस्टर, और परवेज इलाही जो हैं उन्होंने अपने ऑफिस को वैकेट करने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि सुबह वो अपना केस लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। क्या लाहौर हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिल पाएगी दूसरी तरफ से या नहीं मिल पाएगी, इसका भी मैं क्विक एक एनालिसिस करता हूं पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में। दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि जो प्रोसेस है गवर्नर को हटाने का, क्योंकि गवर्नर ने इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की है, तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को हटाएंगे। वो प्रोसेस जो है वो तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को हम साइड बाय साइड देख लेते हैं, उससे हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है
और पाकिस्तान की जो रियासत है, बदनसीब जो रियासत है, जो कौम है, इसके मुस्तकबिल के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, उसका भी हम एक एनालिसिस यहाँ पे डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन्स में आपको सबसे पहले गवर्नर बलीगुर रहमान ने जो ऑर्डर है डी नोटिफिकेशन का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और वो आप देख भी सकते हैं कि कितना कमज़ोर ये उनकी बेसिस है ये सब कुछ करने की। लेट मी ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये मोहम्मद बलीगुर रहमान जो गवर्नर पंजाब हैं, ये उनका अपना ट्विटर हैंडल है, जिसमें ऊपर लिखा है, सिंस सीएम हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एट द अपॉइंटेड डे एंड टाइम, देयरफॉर ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस, ऑर्डर्स इशूड दिस इवनिंग। इसमें पहली मेलोफाइडी ये देखिए कि दिन में ये तासर दिया गया कि ये बात सेटल हो गई है, और अगले दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 23 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीएमएलएन और पीडीएम के पास नंबर है ही नहीं थे, क्योंकि टोटल उनकी जो स्ट्रेंथ है सारी मिला के 3 जमातों की, पीएमएलएन की, पीपीपी की और राह हक जो जमात है, राह हक जमात, वो मिला के 176 उनके बनते हैं, जबकि सिर्फ 177 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हैं एमपीज, और 10 जो हैं वो है पीएमएलक्यू के, और यूं 187 की स्ट्रेंथ बनती है। गो के पीटीआई ने अक्सर क्लेम किया कि उनकी स्ट्रेंथ 190 के करीब है हाउस के अंदर। बहरहाल जो बॉटम लाइन है वो ये है कि पीएमएलएन, पीडीएम और राह हक पार्टी जो है, उनके पास नंबर है ही नहीं एक सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। सो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ इसलिए पीएमएलएन, पीडीएम और गालिबन इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद और सपोर्ट के बगैर जो चीज़ें भी की गई है ये मुमकिन ही नहीं थी। तो नंबर्स गेम चूंकि पूरी नहीं होती थी, इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रेशराइज किया जा रहा था चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को, बिकॉज ये क्लियर था कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, चूंकि पाकिस्तान के पुराने आर्केन प्रिमिटिव किस्म के पुराने किस्म के यहाँ पे कवानीन है इस मुल्क के अंदर, यहाँ पर अभी भी है कि हर आपको फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, और ये बड़ा आसान है कि 5-10 लोगों को अगवा कर लिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता रहा है कि मेंबर जब पार्लियामेंट जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको रोक लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। कभी ये फ्रेंडली अबडक्शन होती है, कभी फोर्स अबडक्शन होती है, किसी को रास्ते में एक्सीडेंट करा दिया जाता है, किसी को धुला दिया जाता है, और ऐसी बातें थी भी। जैसे कि जो नॉन इनडायरेक्टली इलेक्टेड वुमेन पार्लियामेंटेरियंस थी, उन्होंने जाके इमरान खान को बताया, और ये बात फिर फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि वुमेन पार्लियामेंटेरियंस को ना आने के, एब्सेंट होने के पीपल्स पार्टी के सोर्सेस की तरफ से 5-5 करोड़ रुपया, यानी 50 मिलियन रुपया, जो तकरीबन $2 लाख बनता है, वो ऑफर किया गया। उनको ये भी कहा गया कि उनको यूरोप में कहीं सैर करवाने के लिए सेटलमेंट ईस्टर्न यूरोप वगैरह कंट्रीज में करवाई जा सकती है। अभी हम इस पर देख लेते हैं कि आर्गुमेंट इस ऑर्डर में क्या दिया गया है। Consequent to the fact that Chaudhry Parvez Elahi, Chief Minister Punjab, refrained from obtaining vote of confidence at 1600 hours yesterday, यानी जिक्र किया जा रहा है कि वेडनेसडे के दिन नहीं किया, in line with an order under Article 130/7 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, issued under my hand on 19th December 2022, in line with Rule 22(7) of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab, 1997, and that he still has not done so even after the lapse of another 24 hours. I am satisfied that he does not command the confidence of the majority of the members of the Punjab Assembly. अच्छा, अब इस चीज़ को देखें। पहले तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कोई तुक, कोई सेंस, जिसमें कोई सच्चाई हो, जिसकी कोई हकीकत हो। पहले तो इस ऑर्डर का एक लीगल जवाब जो है वो स्पीकर दे चुके हैं। जो स्पीकर उसका लीगल जवाब दे चुके हैं, इससे पहले जो ऑर्डर इन्होंने किया था, जिसको ये जिक्र कर रहे हैं कि मैंने अपने हाथ से एक ऑर्डर इशू किया 19 दिसंबर 2022 को, उस ऑर्डर को स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान इन राइटिंग 2 पेजेस में अपने चेंबर से, स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली, उसका इन राइटिंग जवाब देकर गवर्नर के ऑर्डर को रिजेक्ट, डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है तादीके कि गवर्नर उसको लेकर लाहौर हाई कोर्ट में जाएं और उसको एक अदालत के सामने प्लीड करें, जहां ये देखा जाए कि क्या स्पीकर की रीजनिंग ठीक है या गवर्नर की रीजनिंग ठीक है। लेकिन गवर्नर खुद ही ने अपने आप को एग्जेक्टिव भी बनाया है, जुडिशरी भी बनाया है, ज्यूरी भी बनाया है, और गवर्नर इस केस में खुद ही अदालत भी बन गए। तो यानी जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का यहाँ पे सिलसिला है, और यहाँ गवर्नर जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने जो है उनको डी नोटिफाई कर दिया है, उनकी हैसियत खत्म कर दी है, और उसके साथ ही उन्होंने उनकी कैबिनेट भी खत्म कर दी है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबव द प्रोविंशियल कैबिनेट स्टैंड डिसॉल्व फोर्थविथ। पाकिस्तान जैसा बदनसीब मुल्क जिसमें 1950 की दिहाई से यही कुछ हुआ है,
वहाँ ये चीज़ अजीब इसलिए नहीं लगती कि इस मुल्क की जो अशराफिया और एलीट है उनको इस मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस मुल्क की अक्सर अशराफिया बिलियनर है, उनके अरबों रुपए जो हैं वो डॉलर्स में या पाउंड्स में हैं, इस मुल्क से बाहर पड़े हैं। पाकिस्तान सिर्फ इस क्रिमिनल अशराफिया के खेलने के लिए एक मुल्क है। जैसे कि आपने सुना होगा एक दिन पहले कि ये बात कही जा रही थी कि हमजा शहबाज को वापस बुला लिया गया है। हमजा शहबाज गुज़श्ता बहुत महीनों में बरतानिया में ही रहे हैं और सिर्फ जब उनको ज़रूरत पड़ती है हुकूमत करने के लिए, रूल करने के लिए, उस वक्त हमजा शहबाज जो है वो पाकिस्तान आते हैं, अदरवाइज वो अपना वक्त जो है वो लंदन में गुजारते हैं। सो अब वो उनको बुलाया जा रहा है और यहाँ पर प्रोविंशियल कैबिनेट जो है उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया। एक और दिलचस्प बात यह है, जो इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चौधरी परवेज इलाही, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब, इज hereby asked to continue to hold office until his successor enters upon the office of the chief minister, यानी कि वो अब रहेंगे और दिस 22nd डे ऑफ इसको, अच्छा, फिर फर्दर नेसेसरी एक्शन में बी टेकन इमीडिएटली। और यहाँ पर देखें 1600 आवर्स का मतलब ये है कि ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि ये ऑर्डर जो है वो दिन के 4 बजे जो है 22 दिसंबर को इशू किया गया। तो अगर 4 बजे इशू किया गया था तो फिर 4:30, 5, 6, 7, 6 बजे उसे क्यों नहीं इशू किया गया? मैंने जो अपना पिछला वीलॉग किया था, सारी तमाम खबरें, तमाम वीलॉग्स, तमाम सोशल मीडिया को देख के, तमाम ट्विटर हैंडल को देख के, वो मैंने किया ही पाकिस्तान के हिसाब से रात के 2 बजे था। तो उसी वक्त इसको कोई 1:30-2 बजे इसको कहीं इशू किया गया है और इसको छुपा के रखा गया है। सो यहाँ से भी इसकी, यानी जो चीज आप रात की तारीकी में करते हैं शब खून की तरह, वहां से भी आपको ये पता चलता है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो कितनी क्रिमिनल है। बिकॉज आपने रात को ये ऑर्डर इसलिए इशू किया है, चीफ सेक्रेटरी को मार्क किया है, इससे पहले अपनी मर्जी के नई तबादले किए गए चीफ सेक्रेटरी के और अफसरान के, आईजीपी के। इसका मतलब है कि आपने, फेडरल गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ की जो मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी की, उसको कंट्रोल कर लिया। और रात को ये ऑर्डर इशू करने का मकसद है कि रातों रात आप, ताकि एक तो ये है कि अदालतें ज़ाहिर नहीं खुलेंगी, अदालतें तो सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए रात को खुली थी, अब यहाँ कोई अदालत नहीं खुलेगी। और सुबह से पहले पहले ज़बरदस्ती करके चीफ मिनिस्टर को उनके दफ्तर से निकालने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी, आईजीपी पंजाब, उसमें डिप्टी कमिश्नर वगैरह। ये वो ओहदे और वो फंक्शनल ऑफिसर्स हैं जिनका मैं अपने वीलॉग्स में अक्सर जिक्र करता हूँ। ये वो मशीनरी है जिसके जरिए पाकिस्तान के लोगों को उनके मुस्तकबिल से, उनकी खुशियों से महरूम किया गया है। ये वो ढांचा है जिसे अंग्रेज इंपीरियल ढांचा यहाँ पर छोड़ के गए थे। ये वो ढांचा है जिसे बहुत जल्दी, अब आने वाले चंद महीनों में ही, पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान में कंट्रोल कर लिया था। ये वो ढांचा है जो मुसलसल पाकिस्तान को चला रहा है, जिससे पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल से कतई तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वो ढांचा है जिनके अपने तमाम बीवी बच्चे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं, बहुत जल्दी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं और पाकिस्तान के लोगों के खून पसीने और उनके हाथ में रोटी का आखिरी टुकड़ा भी यही एलीट अशराफिया जो है वो छीन लेती है। तो ये एक पूरा मॉडल आप देख रहे हैं। अक्सर इस मुल्क में वकला ने और बहुत से लोगों ने कहा कि अब नज़रिया ज़रूरत ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के बाद गुज़िश्ता 10 साल में ये कहा गया कि नज़रिया ज़रूरत जो है उसको दफन कर दिया गया है। मैंने अपने वीलॉग्स में, अपनी राइटिंग्स में भी ये कहा था कि पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत जो है वो बिल्कुल ज़िंदा है। जब 7 अप्रैल को और 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वो अहकामात किए जिनके बारे में हम ये समझ सकते हैं कि उन अहकामात के पीछे जनरल बाजवा की ताकत थी, तो भी मैंने यही आर्गुमेंट दिया था कि ये दोनों फैसले, उस वक्त जो बहुत से लोग थे पीएमएलएन के, उन्होंने कहा कि आज नजरिया जरूरत की डेथ हो गई है, लेकिन मैंने कहा था कि जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं ये एन नजरिया जरूरत के एन मुताबिक है। और नजरिया जरूरत की होती है कि आप वो फैसला करते हैं जो एक ताकतवर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, जो रियल पावर होती है किसी स्टेट की, उसकी मंशा, मर्जी और जरूरत जो होती है, अदालतें वही फैसले करती हैं। तो आपने देखा कि 7 अप्रैल 2022 को भी और उसके बाद 9 अप्रैल 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने वही फैसले किए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसे उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कंट्रोल करते थे, उसको जिन फैसलों की जरूरत थी, जो फैसले दरकार थे, वो अदालत से वो फैसले करवा लिए गए। यही डेफिनेशन है नजरिया जरूरत की। अब मैं आपको एक और यहाँ पे ट्वीट लगाता हूँ, ये फवाद चौधरी साहब का है। सियासी भौचाल में मजीद शिद्दत, तहरीक इंसाफ का बदजिया सदर, गवर्नर पंजाब को हटाने का ऐलान। इसके नीचे अगर थोड़ा सा देखें तो किसी शख्स ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है। ये कोई साहब हैं, जम गेल जम, उन्होंने लिखा है
Nothing will happen for three reasons. One, Alvi is not a mafia type as Noon League is. Number two, neutrals fully back Noon here, so courts will just sleep. Three, even if Alvi acts, he won't have chief secretary to issue notification like Punjab chief secretary did. This is mafia plus neutrals gang up. This is a very interesting and intelligent comment. I don't know who this Mr. Zam Gmail is. लेकिन उनका एनालिसिस बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अगर रात को बैठ के ऐसा नोटिफिकेशन करना भी चाहें तो जो उनके आगे पीछे उनके मातहत प्रेसिडेंसी की ब्यूरोक्रेसी है वो उनको ये कागज ना टाइप करके देगी ना फाइल पे चढ़ा के देगी ना उसको इशू करेगी, बिकॉज पूरा का पूरा सिस्टम पाकिस्तान का, जैसा कि कई दफ़ा हम कह चुके हैं, लोग बताते भी हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में, कोई ढकी छुपी बात नहीं। दुनिया भर की किताबें जो लिखी गई हैं पाकिस्तान में उनमें भी यही चीज़ कहा जाती है कि पाकिस्तान का पूरा ढांचा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सभी चीज़ों को, FIA, IB, तमाम चीज़ों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। तो अगर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ये करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि उनकी ब्यूरोक्रेसी उनसे कोऑपरेट नहीं करेगी। मजहर अब्बास साहब ने, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, PFUJ के एक से ज़्यादा दफ़ा सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, all is not well as we are heading for ultimate confrontation between PTI and PDM after midnight coup in Punjab. Governor has denotified the Chief Minister Pervez Elahi, but the latter refused to leave the post and decided to challenge it in Lahore High Court this morning. अब इसमें बहुत से लोग ये समझते हैं, मैं आप वापस इस पे अगर आ जाऊं, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपके आर्गुमेंट बार बार सुन रहे हैं कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर, जो जिस तरह से गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया है अपनी लीगल पावर्स का मुजाहरा करके, इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी गवर्नर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल हरकत करने में जो है उनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। यस, प्रैक्टिकली कर सकते, यानी लीगली एंड थ्योरेटिकली यकीनन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। गवर्नर ने जो चीज़ की है उसकी भी कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बदकिस्मती से ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना यहाँ पे कोई कभी भी नहीं था, और ये सिर्फ एक ड्रामा, ढकोसला और मजाक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इस इनफैक्ट ड्रामे ढकोसले का नुकसान ये है कि अगर आप ये कहें कि हमारे पास आइन नहीं है, कानून नहीं है, तो आप सीधा सीधा नेगोशिएशन करेंगे, जैसे एक ट्राइबल सोसाइटी में होता है जहां एक जरगे में लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो सारा निज़ाम है, अदालतों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, सारा कुछ है, ये इनफैक्ट एक डिस्ट्रैक्शन है, ये इनफैक्ट एक डाइवर्जन है, ये एक स्मोक स्क्रीन है जिसके जरिए जो असल हकीकत है पाकिस्तानी रियासत की, यानी वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको आपने छुपा के रखा है। फॉर इंस्टेंस, अगर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ये मान ले कि हाँ हम ही हुकूमत करते हैं, तो फिर पाकिस्तान की सिर्फ अच्छी चीजें कि जी हमने NCOC बनाया था, या फलां जगह पे हमने कमांडो एक्शन कर दिया, या कराची के हालात हमने ठीक करने में रेंजर्स के जरिए बड़ा अच्छा काम किया, तो फिर सिर्फ उन्हीं का क्रेडिट नहीं इस्टेब्लिशमेंट को लेना पड़ेगा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के तमाम तर जो 50 बरस के फेलियर्स हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमी के फेलियर हैं, हिंदुस्तान के साथ जंगों के फेलियर हैं, 1971 मुल्क का दुलख्त हो जाना है उसका फेलियर है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के फेलियर हैं, ब्यूरोक्रेसी के फेलियर्स हैं, पाकिस्तान के फ्लड मैनेजमेंट के फेलियर हैं, सब फेलियर्स की एजुकेशनल फेलियर हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान की मालिक है और पाकिस्तान के जो भी फैसले होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट करती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये फैसला जो किया गया, ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, मंशा, ब्लेसिंग और अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चूंकि इस्टेब्लिशमेंट पीछे रहती है और सामने अदालतें खड़ी की हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी की हुई हैं ब्लेम लेने के लिए, लेकिन तमाम फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है। सो दिस इज इन पॉलिटिकल साइंस इसको कहते हैं पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो चीज की गई है, ये एक एक्सरसाइज ऑफ पावर की गई है, इसका किसी कानून, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। तो जब ये लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट भी ये कर सकते हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई एक लीगल स्टेप किया गया है, यहाँ तो महज कानून का खिलवाड़ किया गया है, कानून का मजाक उड़ाया गया है, कानून को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कानून का इस्तेमाल, सेक्शन वगैरह कोट किए जाते हैं, जैसे भी आपने देखा कि गवर्नर साहब ने इसके अंदर ये कह दिया है कि सेक्शन आर्टिकल 130/7 के तहत मैं अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स भाग के इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो अभी चीज़ हुई है ये इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, इसीलिए इसको आधी रात को किया गया है। अगर ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के बगैर हुई होगी तो उसको आप देखेंगे कि सुबह इसको अदालतें
एक ही पेशी में इसको टर्न डाउन कर देंगी। लेकिन चूंकि जैसा मेरा एनालिसिस कहता है कि ये पूरा दिन यानी 2 दिन लगाए गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट का ने इस पे अपना एक कंसेंसस माइंड डेवलप किया है, एक असेसमेंट की गई है कि अदालतें जो हैं इसको चैलेंज नहीं करेंगी, इसको लटका देंगी, और आफ्टर मेकिंग द क्लियर असेसमेंट एंड जजमेंट ये फैसला जो है वो किया गया है। और जो मेरी इसमें अगर मेरी सेंस ठीक है जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जब परवेज इलाही इसको लाहौर हाई कोर्ट के सामने लेके जाएंगे तो ये चीज़ वहाँ जाके लटक जाएगी। वो बहुत ही अगर लकी होंगे, अगर बहुत लकी होंगे, जिसका भी अभी हमें पता नहीं है सुबह तक, तो उनको एक ऐसा स्टे मिल सकता है जिसमें इसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी। वैसे भी जो ये ऑर्डर किया गया है इसमें ये प्रोविजन रखी गई है कि टिल अ न्यू चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड उतनी देर तक परवेज इलाही जो है वो फंक्शन करेंगे डे टू डे मैटर्स के लिए। लेकिन जो पीटीआई की कैबिनेट थी, आप देखिए ना कि परवेज इलाही तो खुद भी एस्टैब्लिशमेंट के करीब थे, एस्टैब्लिशमेंट उन पर ट्रस्ट करती है, तो और जो पूरी खेल थी जब परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया था और इमरान खान रेजिस्ट करते थे, इमरान खान उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाहते थे, बिकॉज उस्मान बुज़दार वाज द चीफ मिनिस्टर एट द ब्लेसिंग एंड बिहेस्ट ऑफ इमरान खान। तो वो उनको लगता था कि वो पीटीआई का अपना एक चीफ मिनिस्टर है। जब आपने परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया तो परवेज इलाही के एस्टैब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब इस ऑर्डर के अंदर भी जो साइंस पिन्हा है वो ये है कि आपने एस्टैब्लिशमेंट का जो बंदा है उसको तो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे रिटेन कर लिया, ये कह के कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर आता है उतनी देर तक वो फंक्शन करते रहेंगे, यानी प्रोविंस को वो चलाते रहेंगे। लेकिन उनके नीचे जो कैबिनेट है जो प्रिडोमिनेंटली जाहिर है कि पीटीआई की है, उस कैबिनेट को आपने बर्खास्त कर दिया। सो पीटीआई जो कि असल में इलेक्टेड पार्टी है सूबे की, जो अवाम का अप्रूवल लेकर आई है, अवाम की ताईद लेके आई है पॉलिटिकल प्रोसेस में, उसको आपने पावर से डिप्राइव कर दिया है और चीफ मिनिस्टर को आपने रख लिया। अब जब चीफ मिनिस्टर अदालत के सामने जाएगा तो अदालत इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर देगी और यूं एक नया चीफ मिनिस्टर यहाँ इलेक्ट नहीं हो सकेगा। सो होगा ये कि इसकी रिलीफ जो अवाम को बेवकूफ़ बना, क्योंकि अवाम पाकिस्तान के हैं भी बड़े बेवकूफ़, हम सॉरी टू से, पढ़े लिखे चंद शहरों में लोगों को, लाहौर कराची इस्लामाबाद को छोड़ के पाकिस्तान के अवाम को जानबूझ के बेवकूफ़ रखा गया है। बिकॉज अगर अवाम को बेवकूफ़ ना रखा जाए, अगर अवाम जो है उनमें शऊर हो, उनमें अंडरस्टैंडिंग हो, उनका एक वर्ल्ड व्यू हो, तो फिर वो एलीट को, अशराफिया को चैलेंज करेंगे हर बात के ऊपर। तो अवाम को बेवकूफ़ रखना, इस किस्म के अंडर डेवलप्ड डिक्टेटोरियल जो मॉडल होते हैं पाकिस्तान की तरह, वहाँ अवाम को बेवकूफ़ रखना, स्टूपिड रखना, उनको बेवकूफ़ बना के रखना, उनको पढ़ने लिखने का मौका ना देना, उनको जाहिल रखना जो है वो पॉलिटिकल जो मॉडल है उसकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर यह है कि गवर्नर जो है, अब जो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, एक ड्रामा ये चलता रहेगा कि चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही जो है उनको हटा के जो नया चीफ मिनिस्टर लाना था हमजा शहबाज को, वो नहीं हो रहा, इसलिए कि अदालत ने रास्ता रोक लिया। लेकिन इसके अंदर बड़ा क्लियर डिज़ाइन है कि परवेज इलाही एज ए चीफ मिनिस्टर बैठे रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी भी इस्टेब्लिशमेंट की, चीफ मिनिस्टर भी इस्टेब्लिशमेंट का, और पीटीआई को उसमें से फारिग कर दिया है। तो पीटीआई जो है वो अपने गैम्बल के नतीजे में अब सड़कों पे आ गई है एक बार फिर, और सड़कों पे पीटीआई की जो स्ट्रगल है वो तो मार्च में गवर्नमेंट खत्म होने से पहले से इमरान खान की स्ट्रगल शुरू हुई है, और अब उसको 9 महीने हो चुके हैं मार्च से अब तक, और वो जारी है, और एक बार फिर उसमें शिद्दत आ गई। अब खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा ये हमें नहीं पता, इसका सारा इम्पैक्ट क्या है, जाहिर है ये अभी अभी सिचुएशन हुई है तो उसको पूरी तरह से हम एसेस नहीं कर सकते। लेकिन एक खासी क्लियर पिक्चर जो फ्रॉम द टॉप ऑफ माई माइंड दी जा सकती थी मैंने आपके सामने दी है। इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जो नई आर्मी चीफ की इस्टेब्लिशमेंट है, ये उनकी क्लियर ब्लेसिंग और अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकता। इसका 1% भी चांस नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जब मसला अदालतों में जाएगा तो ये इतना ब्लैक एंड वाइट जुर्म है और इतना गलत किया गया है सब कुछ। गवर्नर ने जो भी किए, जो ऑर्डर्स उन्होंने इशू किए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, उसके ऊपर जो उन्होंने रद्द अमल किया, स्पीकर की रूलिंग को जिस तरह से उन्होंने नज़रअंदाज किया, आधी रात के बाद जिस तरह से उन्होंने ये फैसला किया, ये सारे इकदाम पेटेंटली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये दुनिया की किसी भी महज़ब माशरे में उठाए ही नहीं जा सकते। उठाए इसलिए नहीं जा सकते, कहते हैं कि लॉ इज़ अ डिटरेंट। लॉ हर वक्त पनिश करने के लिए नहीं होता। लॉ का मकसद यह है कि इफ लीगल प्रोसेस वर्क्स देन लॉ एक्ट्स एज ए डिटरेंट, यानी आपको पता होता है कि कानून क्या होगा और आप उस कानून की पाबंदी जो है वो करते हैं। तो यहाँ जो ये इकदाम उठाया ही इसलिए गया है कि आपको पता है कि यू कैन गेट अवे विद दिस। और अब यह है कि चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही बैठे रहेंगे विद द हेल्प ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट। एक ड्रामा ढकोसला चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आके अपनी एक नए सिरे से जद्दोजहद जो करनी पड़ेगी, वो कहाँ जाती है, उसमें क्या उनकी हिकमत अमली होती है, वो अब जैसे जैसे क्लियर होगा फिर हम उसके ऊपर कमेंट, उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।